के शो में। चालाकियां तफ्तीश में अदम ताउन, फवाद हसन फवाद गंदा बच्चा करार। आमदन से जायद असासे आशियाना स्कीम केस, फवाद हसन फवाद से कड़े सवालात। फवाद हसन फवाद पर 4 अरब 56 करोड़ 91 लाख के गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्जाम। नाकाबिले साबित जराए प्लाजा कारोबार में शिराकतदारी किकबैक्स गुत्थी कैसे सुलझे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। फवाद हसन फवाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के, उनके बारे में कुछ अहम तरीन दस्तावेजात हम आपके सामने इस प्रोग्राम में रखते रहे। उन दस्तावेजात में मुख्तलिफ तरीकों से उनके नाजायज असासाजात का इंकशाफ होता रहा, उनके जराए आमदन पर सवालात उठते रहे, नैब की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। लेकिन वो तमाम चीजें तो बदउनवानी से मुताल्लिक हैं, वो तमाम चीजें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से मुताल्लिक हैं, जो कि नैब कवानीन के तहत उन पर केसेस इस वक्त भी चल रहे हैं, जो रेफरेंसेस की सूरत में सामने आ चुके हैं, जिसमें अब जमानतों की समातें चल रही हैं। लेकिन यहां आपके सामने रखते चले कि जब फवाद हसन फवाद अपने पोस्ट पर बराजमान, अपने ओहदे पर बराजमान थे, तो उनकी कितनी ज्यादा आप समझ सकते हैं उनका रौब और दबदबा था। असेंबली पे वो पेश नहीं होते थे। फवाद हसन फवाद जब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर उस वक्त वजीर आजम के दामाद कैप्टन सफदर, आपको उनकी पार्लियामेंट में होती हुई गुफ्तगू आपको लेके चलते हैं, जो पार्लियामेंट की जो डायरीज हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वहां से हमने हासिल करी है कि कैप्टन सफदर उस वक्त क्या कहते थे जब फवाद हसन फवाद अपने पूरे ओहदे और पूरे बराजमान थे, पूरी ताकत के साथ जो है इस वक्त अपने ओहदे पर थे। तो कैप्टन सफदर पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते हैं कि जनाब डिप्टी स्पीकर, पूरे पाकिस्तान में इतने मसाइल पर बात हुई है, मगर मैं तो परेशान हूं, मैं तो असेंबली देख रहा हूं, मुझे कोई ग्रेड 22 का ऑफिसर नजर नहीं आ रहा, कुछ जो उन चीजों को लिखे, जो उन मसाइल में बात करे। हमें तो चाहिए कि जब आप हाउस पहले दिन बुलाते हैं मंडे को, तो उस दिन ग्रेड 22 के तमाम ऑफिसर साहिबान यहां तशरीफ फरमा हो, हम भी देखें, हमें पता चले कि हमारी फला मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बैठा हुआ है या इसका जॉइंट सेक्रेटरी बैठा हुआ है। मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं अनवर जाहिद मरूम इतने सीनियर मोस्ट बंडे जिनको पाकिस्तान की हिस्ट्री में चंद लोगों को ग्रेड 22 के अलावा ग्रेड 23 का ओहदा दिया गया, भी यहां तशरीफ फरमा हुआ करते थे। यानी मिसाल देते हैं, जो ग्रेड 23 के ग्रेड 22 के अफसर थे अनवर जाहिद, वो भी तशरीफ फरमा हुआ करते थे। अल्लाह उनकी मफरत करे। सईद मेहंदी होते थे, शेरदिल साहब होते थे, हम तो उन लोगों को सीनियर देखते थे। ये कैप्टन सफदर के अल्फाज हैं। कैप्टन सफदर कहते हैं कि तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फवाद हसन फवाद साहब भी यहां बैठे हों ताकि लोगों के मसाइल हल हों। जनाब 1 साल रह गया है, 1 लाख वोट लेकर हम आए हुए हैं, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप फवाद हसन फवाद को असेंबली में लेकर आए। ये कैप्टन सफदर वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद ये कहते हैं फवाद हसन फवाद के लिए, स्पीकर से इल्तिजा करते हैं कि फवाद हसन फवाद को असेंबली में लेकर आए, मसाइल तो सुने हमारे। ये है उस शख्स के रौब का आलम, ये है उस शख्स के इस वक्त स्टेटस के। वजीर आजम का दामाद भी उसकी शक्ल देखने को तरसता है, पार्लियामेंटेरियन उसकी शक्ल देखने को तरसते हैं, वो असेंबली पेश नहीं होता। इस केस से मुतालिक भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि इसका चर्चा बड़ा हुआ। इसका चर्चा आशियाना इकबाल केस का चर्चा स्पेसिफिकली बहुत हुआ, इसकी समातें लेटेस्ट हुई, इस पर भी आपके सामने रखेंगे। नैब कहां, नैब के लूप होल्स हैं, वो भी हम सामने रखेंगे। आर्टिकल आपके सामने रखते हैं, जो आर्टिकल हामिद मीर साहब ने कुछ दिन कबल लिखा था, कुछ माह कबल लिखा था, जब आशियाना केस, जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी और तमाम मामला हुए थे। इसमें हामिद मीर साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने लिखा कि फवाद हसन फवाद के बारे में ये दावे किए गए थे कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो सका और अब तो हुकूमत में शामिल कुछ शख्सियात को यह शक होने लगा है कि कहीं नैब के कुछ अफसरान ने शहबाज शरीफ को मजलूम बनाने के लिए उनके खिलाफ एक कमजोर केस तो नहीं बनाया। एक इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत का ख्याल है कि फवाद हसन फवाद की नैब के एक अहम जिम्मेदार के साथ कोई पुरानी चपकलिश थी, लिहाजा उस चपकलिश का बदला लेने के लिए फवाद हसन फवाद को आशियाना स्कैंडल में फंसा दिया गया है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस केस में खुद नैब फंसती जा रही है। हामिद मीर साहब का तज्जिया भी और खबर भी जिन्होंने दी थी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आशियाना से पहले एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है, जो प्लाजे उन्होंने तामीर किए हैं, जो इल्जाम है असासेजात बनाने, उसकी समात में क्या इस वक्त वकीला ने सवाल जो उठाए, जो जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने सवाल उठाए, वकील ने जवाब दिए उनकी तरफ से, ये आपके सामने रखते हैं। जो पहली बात वकील के सामने आई, सामने जो प्लाजा है उनका रावलपिंडी कैंट सदर में, उसके बारे में कहा गया कि प्लाजे के लिए 1 अरब
17 करोड़ की जमीन खरीदी गई और प्लाजे की तामीर के लिए बैंक से कर्ज लिया गया। ये वकील जो फवाद हसन फवाद के, उनका मौकिफ है अदालत में। प्लाजा जेर तामीर है और इस पर 2 अरब 70 करोड़ की लागत आएगी। प्लाजे की बुनियाद पर उनके मौके के खिलाफ असासों का केस बना दिया गया है। वो प्लाजा उनकी मलकियत ही नहीं है, यह कहा है फवाद के वकील ने। प्लाजा स्प्रिंट सर्विसेज की मलकियत है और दरख्वास्त गुजार के भाई, अहलिया और भाभी हिस्सेदार हैं उस कंपनी में। स्प्रिंट सर्विसेज ओन करती है उस प्लाजा को, वकील ने मौकिफ दिया अदालत में। जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि बैंक इतनी बड़ी रकम तो नहीं देता, जाहिर है उन्हें पता था कि आदमी ताकतवर पोस्ट पर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि जमीन कब खरीदी गई और खरीदारी के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आई, जिस पर वकील ने बताया कि जमीन 2013 में खरीदी गई और दरख्वास्त गुजार के भाई, अहलिया और भाभी 1986 से मुश्तरका कारोबार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह उनको और भी दे, लेकिन हमें बताएं कि उनके पास पैसा कहां से आए, उनके भाई, भाभी और सबके पास पैसा कहां से आया। इसे सर वकील जो है उनके अशतर औसाद साहब ने कहा कि मुश्तरका कारोबार के 500 मिलियन रुपए रिटर्न्स में जाहिर किए गए हैं। वकील ने बताया जी कि फवाद हसन फवाद के भाई वकार अहमद टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा करते थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अरबपति शख्स टैक्स नहीं देता। सवाल पूछा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मनी ट्रेल के बारे में हम मुतमईन नहीं हुए तो ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त गुजार का केस मुतासिर होगा, और इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब मेरे साथ हैं, ख्वाजा नवेद साहब सीनियर माहिर कानून है, साहबजादा मुजफ्फर साहब नैब के कानूनी मुशीर भी रहे हैं साबिक हमारे साथ लाहौर में। नवेद साहब, समाज से पहले मैं शुरू करूंगा, ये जो समात हुई है इस पर आपके रिमार्क्स, क्योंकि आप खुद सीनियर लॉयर हैं, जो रिमार्क्स का तबादला हुआ है, सब्सिडाइज केस है, वी कैन नॉट कि हम इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये उन्होंने कहा जी प्लाजा फैमिली का, स्प्रिंट सर्विसेज का, चीफ ने कहा कि उनकी ज़राए आमदन क्या है, मनी ट्रेल पे सवाल उठाए चीफ। कैसे आपको लगा ये मामला, इस पर फवाद सर ये जो जज साहिबान के जो सवालात थे वो बहुत ही रेलेवेंट है जी। अच्छा, अशतर साहब मेरे दोस्त भी हैं और उन्होंने जाहिर है जो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक उन्होंने अपना केस प्लीड किया, लेकिन अब जो जवाब जज साहब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि भाई भाई, भाभी और दूसरी कौन है, एहलिया जी, हाँ, इनके पास पैसे कहां से आए, पैसा को आसमान से गिरा, कोई प्राइस बॉन्ड निकले, कोई और चीज निकली। मैं बेशुमार लोगों को यहाँ कराची में जानता हूं जो सरकारी मुलाजिम थे, वो जो 25,000 का बॉन्ड नहीं निकलता और वो निकलता है, वो बाजार से महंगा खरीदते हैं और फिर वो बताते हैं कि हर महीने उनका बॉन्ड निकलता है जी। तो अब बात यह है कि ये भी जो वो अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जी ये पैसे सारे हर महीने हमारा ही बॉन्ड निकलता है तो हमारे पैसे वाइट हो गए, वो बड़े मुतमईन हो जाते हैं, फिर वो उसको डिक्लेयर भी करते हैं अपने इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स में। यहां तो आप बता रहे हैं कि वो उनके भाई रिटर्न ही दाखिल नहीं करते थे। जिस आदमी के पास 1 अरब रुपया हो प्लॉट खरीदने के लिए और वो उसने कभी रिटर्न फाइल ना की हो, यहां तो बेचारा सरकारी मुलाजम छोटा सा भी होता है, उसकी क्या 40,000 से ऊपर तनख्वाह होती है तो टैक्स कट जाता है सोर्स से ही। वो बेचारे छोटे छोटे मुलाजम हमारे कोर्टों के, वो भी अपना टैक्स देकर उनका तनख्वाह से पहले से कट जाता है। वो 1 अरब रुपए का मालिक बंदा, उसके पास हिसाब ही नहीं है कि उसने दौलत कमाई कहां से है। बात यह है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पैसा कहां से आया है, समझ गए ना सर। मैं अब बोलूंगा तो ऐसे मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं है, लेकिन नैब के पास सारी मालूमात होगी। अच्छा, मतलब हमारा भी मकसद ये नहीं, क्योंकि मामला सब्जेक्टिव है तो हम ये नहीं कह सकते कोर्ट में क्या होगा, हम फवाद को डिफेम भी नहीं कर रहे, लेकिन जो फैक्ट्स इस इन्वेस्टिगेशन में सामने हुए साहब, उसकी बुनियाद पे। और नैब को आपने किस तरह देखा है काम करते हुए इस केस में? आपको लगता है नैब इज डूइंग नहीं सर, नैब अपना काम बाकायदा कर रही है, लेकिन जाहिर है एक आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल रहा है, क्योंकि उस जमाने में तो कहते थे कि मतलब असल प्राइम मिनिस्टर ये है, मियां साहब तो इनको फॉलो करते हैं। उनके दामाद तक कहते हैं जी हमें देखना है उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने ससुर को देख लेते थे मगर इसको नहीं देख सकते थे। आप हिसाब लगा लें दर्जात का कि उनके दर्जात कितने बुलंद थे। तो अब ये तो दुनिया में बुलंद है, आगे जाके पता नहीं कितने बुलंद होंगे, इससे भी बुलंद होंगे और माशा। अच्छा, लेकिन ये आपने भाई का जिक्र किया तो उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि फवाद अमास्ड हाईली वैल्यूएबल एसेट्स इंक्लूडिंग 15 स्टोरी का जो प्लाजा है, 5 अरब रुपए की वैल्यू बताई गई थी। बैंक बैलेंसेस इन 14 बैंक अकाउंट्स इन द नेम ऑफ द अक्यूज्ड, हिज फैमिली मेंबर्स, और फिर वहां द अक्यूज्ड एंड फैमिली मेंबर्स नेमली वकार हसन, ब्रदर एंड हिज डिपेंडेंट वाइफ रुबाब हसन एंड सिस्टर इन लॉ डॉक्टर अंजुम हसन।
तो जो इनके भाई हैं वकार हसन जो टैक्स जमा नहीं कराते, उनके नाम पे भी अकाउंट्स इसमें बहुत सारे पैसे आए। तो भाई साहब ये बात सवाल उठा भी अदालत में कि किस तरह से हो सकता है कि पैसे जो आ रहे हैं अदालत। यही बात है ना कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, वो पुराने जमाने में लोग या बिल्डिंग बनाते थे ना, खास तौर पे रिश्वतखोर लोग, ऊपर लिखवा देते हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। तो जिनका ये ब्लैक मनी आ रहा होता था या वो बिजनेस में ऐसा ही कमा रहे होते थे, अंडर इनवॉइसिंग से, उससे फ्लाइंग FIR से, वो क्या क्या होता है, तो इनवॉइसेस, फ्लाइंग इनवॉइसेस कहते हैं, तो उससे बड़ा पैसा आता है। तो फिर वो फौरन लिखते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। तो ये वो है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। माशाल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, आपसे पूछेंगे कि अदालत में जो होगा, अदालती समाअत है, ये तो ऑब्जेक्टिवली हमने रिपोर्ट किया है, जो होगा वो हम नहीं कह सकते, जो ये इन पर हम यहाँ पे अदालत भी नहीं लगा रहे कि इन पर हम कह करप्ट हैं। लेकिन ये जरूर भट्टी साहब, नैब ने जो केस बिल्ड किया, हम पहले इस वाले केस की बात करें, एसेट बियॉन्ड मींस वाले प्लाजा वाला जो मामला है, ये जो समाअत हुई है, जिस तरह सवाल जवाब हुए हैं, कितना स्ट्रॉन्ग केस है ये, मतलब कितना मुश्किल है दूसरी साइड के वकला के लिए ये साबित करना कि नहीं जी ये प्लाजा जस्टिफाइड है, स्प्रिंट सर्विसेज का है, इसका फवाद का कोई इलीगल मींस नहीं है, एसेट बियॉन्ड मींस नहीं है। शहजाद भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफान, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके वकील ने जो अशतर साहब ने जो एप्लीकेशन वापस ली है वो एक इंडिकेटर है। दूसरी बात यह है कि नैब जब केस बनाती है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का, तो उसके साथ उसके लिए एक, आजकल आपको पता है कि जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करता है, जो कहीं से कोई रिश्वत लेता है, कमीशन लेता है, तो इतने सिस्टम बन गए हैं, इतना टेक्निकल काम हो गया है कि लोग पैसा इजीली छुपा लेते हैं, आपको वो चीज नजर नहीं आती, कोई एविडेंस नजर नहीं आती कि इन लोगों ने कोई कमीशन लिया है। अब उसका तरीकाकार ये होता है कि नैब सिंपली उसके एसेट्स के ऊपर जाती है, उसके रहन सहन के ऊपर जाती है, कैसे रहता है, कहां से पैसे आते हैं, और लिविंग बियॉन्ड मींस जो है, ये एक बहुत बड़ी कड़ी है नैब के पास, जहां से वो ये ट्रेस करने में कामयाब होते हैं कि पैसे आए हुए हैं। अब इसके अंदर लाजमी बात है कि जो मुल्जिम होते हैं वो बेनामीदारों को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जैसे इस केस के अंदर है, उनके भाई हैं, भाभी हैं, बहनोई हैं, वो इसलिए उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि ताकि पैसा जो है उसकी सोर्स को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। लेकिन नैब का बहुत सिस्टमेटिक काम है, वो बेनामीदारों को एग्जामिन करते हैं, और जैसा कि आपने सुना अदालत में भी ये सवालात हुए, तो नैब ये पहले सवाल करती है, वो जो बेनामीदार होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है कि वो बताएं अपनी सोर्स ऑफ इनकम, कि ये जो पैसे उनके पास आए हैं वो अपनी मनी ट्रेल जो है वो नैब को प्रोवाइड करें। अगर वो जायज है, फेयर है, तो नैब उसको रद्द कर देती है। कभी भी ऐसा नहीं होता। नैब के दो तरीकाकार होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। जब भी वो कोई अक्यूज उनके सामने आता है, कोई शख्स एग्जामिन वो कर रहे होते हैं, वो जो भी अपनी तोजीह देता है, नैब उसको हमेशा मेरिट पे लेती है और पूरा चांस देती है कि जो वो क्लेम कर रहे हैं वो उस क्लेम को निकाल के देखते हैं कि क्या अब भी अनफेयर मींस नजर आ रहे हैं, अनफेयर दौलत नजर आ रही है, तो फिर वो केस को अदालत में लेके जाते हैं। और यही नैब ने अभी भी किया है, और आपके सामने है तकरीबन उनकी जो आमदन नजर आ रही है वो बहुत कम है, जो कि उनकी सैलरी, सारा जो फ्लो चार्ट बनाया जाता है उसमें पूरी उनकी लाइफ की जब तक उन्होंने सर्विस की है पूरी सैलरी को डाला जाता है, और मैक्सिमम अलाउंस दिया जाता है कि अगर ये बिल्कुल दाल रोटी खाते थे और मैक्सिमम सेविंग करते थे तो कितने पैसे इनके पास होंगे जो इन्होंने सेव किए होंगे। अगर कोई बिजनेस किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्राइस बॉन्ड खरीदा है, कोई सर्टिफिकेट खरीदा है पूरी लाइफ में, तो उस पर कितना प्रॉफिट उन्होंने लिया होगा। वो सारा अलाउंस देने के बाद यह हिसाब लगाया जाता है कि ये जो एसेट जो इस वक्त इनके पास हैं, क्या ये लीगल है या इलीगल। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एक सिग्नल ये है कि जी क्योंकि जमानत की जो एप्लीकेशन वापस ली गई ये सिग्नल है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जब है तो बड़ा ठोस तरीके से एक रुपए का हिसाब लगाकर नैब आगे बढ़ी होगी। मुजफ्फर साहब की तरफ भी हम आते हैं। सर आप बताएं, क्योंकि ये जो इल्जाम है 4,56,91,26,904, मतलब ये 904 रुपए भी हैं इसमें, मतलब तो पूरा मतलब कैलकुलेट है। मुजफ्फर साहब, क्या आपको लगता है बड़ा प्रिसाइसली नैब ने एसेट बियॉन्ड मींस वाले केस की हम पहले बात कर रहे हैं, मुजफ्फर साहब, बड़ा प्रिसाइसली नैब गई है कैलकुलेट करके सारी चीजों को? जी सुफियान भाई शुक्रिया। देखें, ये जो एसेट केस होता है ये एक बड़ा टेक्निकल केस है जी। और इस केस में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अंदर इनकम टैक्स एक्सपर्ट होता है, इसके ऊपर एसेट एक्सपर्ट होता है, इसके ऊपर उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर होता है जो सीनियर ऑफिसर होता है, एडिशनल डायरेक्टर, तकरीबन ये कुछ 4-5 बंदों की कमेटी होती है
जो इसको इन्वेस्टिगेट करती है। ये एक बड़ा स्पेशल क्राइम है। देखिए, आप किसी शख्स को जब आप एक एक्यूमुलेट कर लेते हैं अमाउंट के जी कि ये अमाउंट ऐसी है जो तुम डिसप्रोपोर्शनेट है विद योर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसको आप अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे, तो वो अमाउंट जो है ना वो सफिशिएंट होती है। चाहे वो मैं समझता हूं कि अगर अकाउंट फॉर अमाउंट थोड़ी भी निकले तो वो भी सफिशिएंट है टू गेट द फुल डोज फॉर द एक्यूज। तो मैं ये आपको बताता चलूं कि इसमें तो 4 अरब रुपए का मामला है। आप खुद सोचिए कि ये कोई छोटा केस नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ चुकी हुई है। जब रेफरेंस की जब बात जाती है ना, तो आपको मालूम हो कि ये रेफरेंस की भी स्टेज होती है। इसमें भी 3 मरहलों से गुजरने के बाद जब ये महसूस होता है कि जी के ये सारे जो एविडेंस जितनी कलेक्ट की गई है ये इस तरफ साबित होती है कि जो भी शख्स है उसके पास वो एसेट जो है उसकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से अप्रोपोर्शनेट नहीं है, वो उससे ज्यादा है। आपने देखा होगा इसी रेफरेंस में लिखा है कि इनको जो पूरी तनख्वाह मिली है वो 25 मिलियन है और 2018 तक, जबकि जो एसेट्स हैं वो बिलियंस में है। हाउ कैन अ प्रूडेंट मैन भी ये सोच सकेगा कि जी इतना पैसा कहां से आया? तो वो हिडन सोर्सेज होती हैं, और जब हिडन सोर्सेज जब आपको पता है ये जब ट्रेस की जाती हैं, मैं तो दाद देता हूं उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को कि जिन्होंने इतनी बड़ी ये चीजें कर रहे हैं और इसको डिग आउट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आज से पहले एहतसाब और अब भी देखिए जो एहतसाब है, सिर्फ इस 2 साल के पीरियड के अंदर 116 अरब रुपए रिकवरी है 2 साल के अंदर। अच्छा, मैं सिर्फ लाहौर की फिगर बाद में पढ़ रहा था, 162 एक ब्रेक के बाद हम आते हैं और आपको नाज़रीन मजीद बताते हैं हकायक, क्योंकि जो सवालात बने हैं, अगर 25 मिलियन की आमदनी से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई गई तो अदालत ने भी सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया तो बैंक ने इतने अरबों रुपए कैसे दे दिए? ताकतवर शख्सियत है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए दे दिए। बड़े अहम सवालात उठे हैं। आशियाना केस जो इस वक्त है, इसके ऊपर नैब के खिलाफ भी बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। कितनी हकीकत है? कुछ हमारे सहाफती हलकों में भी हो रहा है। क्या वो प्रोपेगेंडा सही है? फैक्चुअली नैब फेल हुई है उस केस में, क्या हुआ है? हम एनालाइज भी करते हैं इस केस से मुतालिक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात फवाद हसन फवाद से मुतालिक उनके असासाजात जो नाजायज असासाजात मुबैना तौर पर है। ट्रायल कोर्ट में केस है, केस का क्या मुस्तकबिल होगा बात हम नहीं कर सकते, अदालत में क्या फैसला होगा नहीं कर सकते, लेकिन नैब की कारकर्दगी कैसी रही इस पर सवाल उठ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एसेट्स पे जो लेजिटिमेट सवाल, लॉजिकल सवालात हैं जो कर अदालत में जेर समात में भी उठे सवाल समात के दौरान कि आखिर पैसा कहां से आया, आखिर ये पैसा बैंक से मिला तो बैंक ने क्यों इतने अरब रुपए का लोन दे दिया, जस्टिफाइड इनकम क्यों नहीं? 25 मिलियन की इनकम के ऊपर पूरी ब्यूरोक्रेसी लाइफ में उनकी सर्विस में, और इतने अरबों रुपए के प्लाजे उन्होंने बना लिए, किस तरह से उन्होंने बना लिए, ये सारे सवाल जायजा उठे। आशियाना केस में क्या हुआ? आशियाना केस में जो शहबाज शरीफ साहब भी मुल्जिम है, फवाद हसन फवाद भी मुल्जिम है, दीगर और भी लोग हैं। नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जो जमानतों की मनसूखी की दरख्वास्त थी वो वापस ले ली। अब ये जो है इस वक्त चीफ ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल ने उस पर रिमार्क्स दिए कि नैब ये कह रहा है कि आशियाना हाउसिंग फ्रॉड की वो कोशिश है जो नहीं हो सका। बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है ऑनरेबल चीफ इसका, फ्रॉड की वो कोशिश है जो नहीं हो सका। इस सारी कहानी में शहबाज शरीफ का किरदार अच्छे बच्चे का है, उन्होंने पहले इंक्वायरी कराई फिर मामला एंटी करप्शन को भेजा, ये भी रिमार्क सामने आए। आशियाना हाउसिंग केस में अभी तक लग रहा है कि फवाद हसन फवाद का किरदार बुरे बच्चे का है। ये चीज तो पाकिस्तान के रिमार्क्स थे इस बारे में। चौधरी लतीफ जो कंपनी थी, चौधरी लतीफ कंपनी को 55 मिलियन रुपए किसने दिए? सेकंड बोली देने वाली कंपनी को, फवाद हसन फवाद को जो 55 मिलियन देकर भी कुछ नहीं मिला। यानी जो फवाद ने जो उस पर पैसे लिए मुबैना तौर पे, उससे सेकंड बोली वाली कंपनी से उसके एवज उन्हें क्या मिला? और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया जी कि फवाद ने 55 मिलियन कामरान क्यानी से लेकर बदले में क्या दिया? कामरान क्यानी मफरूर है, इसे फायदा देने का वायदा किया गया। नैब के वकील नईम बुखारी साहब ने इस पर यह कहा। शाह भट्टी साहब, मनसूखी की दरख्वास्तें वापस ली नैब ने, ये क्या सिग्नल है शाह भट्टी साहब? ये तो नेगेटिव है नैब के लिए ना सिग्नल। देखिए, इसमें इसको बेशक ये प्रोपोगेट तो किया जा रहा है कि शायद ये नेगेटिव है। होता यह है कि जो प्रोसिक्यूटर वहां केस को देख रहा होता है,
जब वो चीजें देखता है कि ऐसी डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि दोनों केस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी चल रहा है और दूसरी तरफ एसेट बियॉन्ड मींस चल रहा है। दोनों एक दूसरे को कोरोबरेट करते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं केसेस कि नैब ये साबित करना चाह रही होती है कि जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से यहाँ से पैसे बनाए गए हैं वो वहां नजर आ रहे हैं जो एसेट बियॉन्ड मींस है। तो ये करने के लिए बाज़-औक़ात प्रोसिक्यूटर ये चाहता है कि इसकी केस की मेरिट की डिस्कशन अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई तो केस पे इफेक्ट आएगा, तो वो इसलिए उस डिस्कशन को रोकने के लिए बाज़-औक़ात अपनी जो एप्लीकेशन होती है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब गारंटर हैं, तो एक गारंटर अगर है तो फिर वो अगर बेल के ऊपर है भी तो वो बाहर और उसको वापस आना है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस के अंदर अपने आप को गारंटर के तौर पर पेश किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है नैब की इससे तसल्ली हो गई होगी कि ये शख्स अब जो है चाहे जिधर भी है इसको पाबंद कर दिया गया है आला अदालत की तरफ से, तो लिहाजा ये वापस आएगा। अच्छा, तो ये फिर मामला 55 मिलियन का जो कामरान कियानी से लिए हैं फवाद ने मुबैना तौर पे, जो उसका जिस पर मामला है, तो यहां वादा माफ गवाह बने फवाद या ना बने, असल में तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो भी बड़ा स्ट्रांग है। 55 मिलियन रुपीस उन्होंने लिए रेफरेंस में जो इन पर चार्ज है। देखिए, इसके अंदर असल बात यह है कि इसमें नैब का दोहरा किरदार है। एक तो उन्होंने जो उस कंट्रैक्ट के अंदर खराबियां हुई, जो बेईमानियां हुई, उसको पकड़ा जी। एक उन्होंने प्रिवेंटिव किया काम के जो और होने वाला था जो खराबी, उसको उन्होंने प्रिवेंट कर दिया। अब उसके अंदर डेफिनेटली जब ये प्रिवेंट हो गया है तो एक कोर्ट ये कहता है कि जी आप उसको क्यों प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं कि ये इतना लॉस होना था। तो जैसे साहबजादा मुजफ्फर साहब ने बात की कि चाहे 1 रुपए का भी लॉस निकल आए कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर को लॉस हुआ है, तो ये नैब की एक बहुत बड़ी कारकर्दगी होती है, क्योंकि ये बड़ी इंट्रिकेसीज होती हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित करने के लिए बहुत ही माइन्यूट चीजों को सामने लाना पड़ता है और प्रोसिक्यूटर बाज़-औक़ात अदालत के अंदर इन चीजों से बचने के लिए कि ये चीजें अभी ना निकलें, क्योंकि इसको अभी ट्रायल कोर्ट में डिस्कस होना है बड़ी डिटेल में, तो वो अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेता है कि अभी ये टाइम नहीं है इन चीजों को डिस्कस करने का। लेकिन वहां ये चीजें साबित हो रही हैं और वो लाज़मी बात है ट्रायल कोर्ट में जब प्रोसिक्यूटर बोलेगा वो पूरी अपनी चीजें साबित करेगा। रेफरेंस के अंदर डाली गई हुई है और नैब ने बड़ी मेहनत से केस बनाया हुआ है। आप इसे इंटरप्रेट इस तरह कर रहे हैं कि ये कोई नैब का फेलियर नहीं है, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं नैब का फेलियर नहीं है, ये प्रोपोगेट या प्रोपोगंडा किया गया अगेंस्ट नैब के, उसकी कारकर्दगी इस केस में नहीं रही है। मैं थोड़ा सा अगर इंटरवीन कर दूं, इजाजत मैं 1 मिनट थोड़ा सा बता दूं। क्या है सर कि हमारे यहाँ बेल के जो ग्रांट के प्रिंसिपल्स हैं और कैंसिलेशन ऑफ बेल के जो प्रिंसिपल्स हैं टोटली डिफरेंट हैं। अब बेल जब ग्रांट कर दी एक हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, तो मींस के उन्होंने अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया और एक बंदे को कंसेशन ऑफ बेल दे दी। अच्छा, अब वो जुडिशियल उन्होंने पावर यूज की। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट जब आप कैंसिलेशन में जाते हैं तो अब आपके ऊपर बर्डन बहुत बड़ा है। उसके ऊपर बर्डन ये है कि अब आपको ये साबित करना है कि नीचे वाला जो ऑर्डर है वो बिल्कुल नॉट मेंटेनेबल है, एब्सर्ड है, बियॉन्ड द रिकॉर्ड है, गलत है, नॉट मेंटेनेबल। तो इतना मुश्किल होता है ये बात साबित करना, क्योंकि वो भी हाई कोर्ट के 2 जजेस होते हैं। प्लस क्या है कि उन्होंने एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ दी है, तो सुप्रीम कोर्ट मोस्टली अवॉइड करता है अनलेस के बिल्कुल ही ऑर्डर ऐसा हो कि जो मेंटेनेबल ना हो। तो नॉर्मली अगर हाई कोर्ट बेशुमार अथॉरिटीज है, वो कहते हैं कि हाई कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड इट्स डिस्क्रिशन एंड वी डू नॉट वांट टू इंटरफेयर इनटू इट, तो वो आपकी जो बेल होती है कैंसिलेशन वो डिसमिस हो जाती है। तो इसमें नईम बुखारी ने जो अक्लमंदी की वो ये की कि जब उसने भांप लिया कि जजेस या बेंच जो है वो इंक्लाइंड नहीं है बेल कैंसिल करने के लिए, तो उसने विड्रॉ कर लिया बजाय इसके कोई एडवर्स ऑर्डर ले और उसमें ये मोहर सब्त करा दे कि हाई कोर्ट हैज वेरी राइटली ग्रांटेड बेल और दिस एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन इज नॉट मेंटेनेबल। तो नईम बुखारी ने अक्लमंदी की, इसमें आप नैब का फेलियर नहीं कहेंगे। एक बात थी कि हाई कोर्ट ने डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर ली, तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं कर। अच्छा, अब इसमें दूसरा पहलू ये साहब आपसे पूछेंगे कि नईम बुखारी ने अक्लमंदी करी, तो दूसरा पहलू ये कि जो ये बात कि वादा माफ गवाह बनेगा फवाद, क्योंकि यहां तो तासुर इस तरह से मिला हमें रिमार्क से कि शहबाज शरीफ करप्शन रोकने की कोशिश कर रहे थे, फवाद हसन फवाद करप्शन कर रहा था, ये है ना।
तो जो डीजी नैब का एक शॉट है काशिफ अब्बासी साहब के शो में, उन्होंने कहा था कि फवाद का रवैया क्या था जब शहबाज शरीफ साहब आए, वहां पर क्या बात हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है ये, डीजी नैब लाहौर उसमें क्या फरमा रहे हैं, लेट्स से दिस, और फिर उसके बाद समाज को सारा समझते हैं। लेट्स से दिस फर्स्ट, क्या कहा? बिल्कुल बिठाया, फवाद ने रोना शुरू कर दिया। तो उसको हमने कहा कि अब तू रो क्यों रहा है भाई, बात तो कर सीधी तरह। तो वो बात कर रहा है और बात करते करते रो रहा है और शहबाज साहब को कह रहा है कि सर जो कुछ करता था आपके हुक्म पे तो करता था। तो उन्होंने वैसे कटसी में उठे, थपकी मारी इसको और कहा कि हाँ फवाद तो बस ठीक है, मैं नहीं कहा था, चुप, तुम चुप करो, रो मत। तो फिर मुझे उन्होंने इशारा किया कि इसको बाहर ले जाओ। अच्छा, अब डीजी नैब यहाँ पर कह रहे हैं जी कि जो होता था वो, जो ये कह रहे थे अपने इंटरव्यू के अंदर कि वो शहबाज शरीफ साहब के कहने पे करता था। 55 लाख रुपए अगर उसने, 55 मिलियन रुपए अगर उसने कामरान कियानी से लिए मुजफ्फर साहब, तो वो उसने खुद लिए फिर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का अच्छा किरदार हुआ नहीं, या ये केस थोड़ा चेंज हो गया? पहले फवाद फ्रंटमैन बने हुए थे शहबाज शरीफ साहब के अकॉर्डिंग टू नैब, अब वो इंडिविजुअली कुछ कर रहे थे करप्शन। ये क्या आशाना केस में फवाद का किरदार किस तरह से देखना साहब? अच्छा सुफियान भाई, एक तो मैं थोड़ा सा ये जो आपने सवाल किया था, ये जो जब बेल की प्रोसीडिंग्स कोई भी कोर्ट सुन रही होती है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो वो टेंटेटिव ऑब्जर्वेशंस आती हैं, टेंटेटिव असेसमेंट होती है, उसमें ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ट्रायल जो है वो एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन लेके गई होती है वो ही उसी पे बात होती है। कोई बेल के अगर कोई जज साहिबान की तरफ से, कोई भी अगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से कोई जुमलात का तबादला होता है तो वो उस पर असरअंदाज नहीं होता केस के ऊपर। अब बाकी बात ये रही कि जनाब ये जो एविडेंस होती है कि ये इस टाइम के ऊपर जो किक बैक है 55 मिलियन की, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये कोई इस तरह आप मफरूज नहीं कर रहे कि 55 मिलियन है, तो ये डॉक्यूमेंटेड। दिस इज अ सॉलिड पीस ऑफ एविडेंस फॉर सिंपल कन्विक्शन, क्योंकि नैब का जो कानून है 94 जो कि इन पे लगाया गया है, वो ये साबित करता है टू टेक इलीगल बेनिफिट। अब ये बात रहे कि ये तो एक छोटी सी रकम है ना, ये रकम जो है ये रोजा फोके जो 4 अरब के तो इस टाइम पे एसेट्स सामने नजर आ चुके हैं। अब उसके अलावा कितने हिडन एसेट्स हैं या कितने बेनामी एसेट्स हैं, इसके तो साथों साथ इन्वेस्टिगेशन होती है तो अनर्थ होते हैं। लेकिन अब तक जो रेफरेंस जो फाइल किया 4 अरब का, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 55 मिलियन की जो एविडेंस है ये भी साबित होती है, क्योंकि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है उसको क्लब किया जाता है आपके एसेट्स के साथ भी। जब आप देखते हैं कि आपके असासाजात में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आपकी आमदन कम है, तो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग सम मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। आप कोई अपना गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके एसेट्स में इंक्रीज देखा जा रहा है। तो ये बात याद रहे कि चाहे वो एसेट्स किसी बच्चों के नाम हो या किसी के नाम हो, अगर वो बच्चे कमा नहीं रहे तो वो जो असासे हैं वो मुल्जिम के नाम ही। एग्जैक्टली। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो आपको बताते हैं कि ये सिर्फ डोमेस्टिक एसेट्स की बात हो रही है, ग्लोबली जो एक्यूमुलेट किए अकाउंट्स हैं, फॉरेन अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। उसके बाद अभी भाई भाभी और बीवी का जिक्र हो रहा है, औलाद का जिक्र नहीं आया है जी। क्या औलाद ने क्या क्या किया हुआ है, दुबई में क्या क्या क्या, बहुत से मामला अहम उस वक्त हो सकते हैं। क्या नैब उन तक पहुंचने की कोशिश की है? बड़े अहम सवालात। चेयरमैन नैब क्या कहते हैं, जो नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है उसकी भी आपको सुनवाएंगे, और एक और अहम बयान भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद, जो वादा माफ गवाह बनने से मुताल्लिक ही है एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक हम बता रहे हैं जी कि आखिरकार समात में क्या हुआ ऑब्जेक्टिवली, उसके बाद जो नैब की कारकर्दगी इस केस में कैसी रही, फवाद पर लगने वाले इल्जामात, नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्या पिक्चर पोर्ट्रे कर रही हैं, क्या मुकम्मल अकासी है भी या नहीं। बहुत से असाजात ऐसे हैं जो अभी पाकिस्तान में जाहिर प्लाजे हो रहे हैं, शायद दुबई में, उनकी औलाद के नाम पर क्या क्या है, ये अभी तक नैब पहुंच सकी नहीं पहुंच सकी, भाई बहन भाभी और अहलिया, बस इसके बाद आगे गई नैब या नहीं गई, ये डिटेल में इस प्रोग्राम में बताते भी हैं। नैब पंजाब की एक फहरिस्त है केसेस की, उसमें अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जहां फवाद का नाम भी मौजूद है। यहां पर जनाब शौकत अजीज का नाम है जो पंजाब में केस है नैब का चल रहा है, राजा परवेज अशरफ एक्स प्राइम मिनिस्टर, यूसुफ रजा गिलानी एक्स प्राइम मिनिस्टर, जनाब शहबाज शरीफ एक्स सीएम पंजाब, इसमें चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन साहब के भी नाम है। अब इनके केसेस का शायद हमने सुना है जी कि अब नहीं है। इसहाक डार साहब, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, शौकत तरीन, राना मशहूद, हनीफ अब्बासी, अलीम खान, जुल्फी बुखारी, पंजाब के पास केस है नैब का।
अली अरशद हकीम, अब्दुल्ला यूसुफ जो साबिक चेयरमैन एफबीआर के, सलमान सिद्दीक, ये नैब के केसेस हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो इंपॉर्टेंट केस है फवाद हसन फवाद इन्वेस्टिगेशन इन आशियाना इकबाल एंड एसेट बियॉन्ड मींस केस। इसी तरह इस केस से मुतालिक वादा माफ गवाह बनने की जो इस्तिलाह है वो क्या है क्या नहीं जरा समझते हैं कानूनी तौर पे। लेकिन पहले मुजाहिद कामरान साहब जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के पीयू के, गालिबन उन्होंने क्या कहा था जब वो गिरफ्तार हुए थे, और उसके बाद मुजाहिद कामरान साहब ने क्या फरमाया था जब वो गए थे जेल में, उन्होंने फवाद से मुलाकात की थी। लेट्स से दिस, उन्होंने क्या कहा था, लेट्स से दिस। ये फवाद साहब से गुफ्तगू हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप वादा माफ गवाह बन गए। तो उन्होंने कहा अगर मैं वादा माफ गवाह बन गया होता तो मैं अंदर होता। अगर मैं वादा माफ गवाह बन गया तो मैं क्या अंदर होता? ख्वाजा नवीद साहब ये क्या है जी वादा माफ गवाह? ये बने मैं क्या आपको बताऊं, ये बड़ा ही बताइए आजकल रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया है कि इधर बंदा वादा माफ गवाह बनता है और उधर वो बाहर आ जाता है, पता नहीं कैसे आता है, कौन से कानून के तहत। मैं तो आपको किस्सा सुनाऊं, ये 1975 की बात है। मैं यंग लॉयर था, अहमद अली मिर्जा थे एडिशनल सेशन जज, और एक केस था ख्वाजा रहमान के ऊपर फायरिंग हुई थी। तो उसमें जनाब मुमताज भुट्टो साहब, मलक सरवर आवान मरहूम अल्लाह बख्शे, और एक और साहबजादा साहब कोई थे, वो 3 बंदे मुलजम थे। तो मलक सरवर आवान जो पुलिस कस्टडी में थे तो वो वादा माफ गवाह बन गए। उसके बाद जब कोर्ट में सेशन में केस आया तो मुमताज भुट्टो साहब की भी बेल हो गई, जो को एक्यूज साहबजादा साहब थे उनकी भी बेल हो गई। मैंने जब लगाई बेल इसकी मलक सरवर आवान की, तो अहमद अली मिर्जा साहब ने कहा कि भाई बात यह है कि ये तो गवाह है, ये तो मुलजम है ही नहीं, बेल मुलजम की होती है, तो आप किस तरह से इसकी बेल अप्लाई कर रहे हैं? ये तो टिल कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ये रहेगा जेल में। अच्छा। उसके बाद मैं यंग लॉयर था, वो मलक सरवर आवान वालों के पास बड़े पैसे थे, पावरफुल लोग थे, फिर उन्होंने और लॉयर एंगेज किए। पता चला हाई कोर्ट ने भी अहमद अली मिर्जा साहब का ऑर्डर जो था मेंटेन किया, जो उस वक्त एडिशनल सेशन जज थे, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रिटायर हुए। तो वादा माफ गवाह के लिए कानून में लिखा हुआ है, शायद वो 224 से क्या सेक्शन है, जिसमें यह है कि अप्रूवर की बेल है ही नहीं, एंड अप्रूवल विल रिमेन इन कस्टडी टिल कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। और उसको कस्टडी में इसलिए रखते हैं कि वो हिफाजती कस्टडी में है कि बाहर उसको कोई मार ना दे। तो वो एक एसेट है, यानी वो स्टेट का और प्रोसिक्यूशन का, तो उसको तो उसकी हिफाजत के लिए जेल में रखते हैं। और टिल कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जैसे ही ट्रायल खत्म होता है तो फिर उसको सजा नहीं देते, उसको वादा माफ गवाह का बेनिफिट देके जस्ट कहते हैं जाओ भाई पैदल चले जाओ घर। सही। अच्छा, अभी आपको आपने बताया था जी कि जो इस पे केस के मुतालिक लिखा जा रहा है, जैसे हामिद साहब ने लिखा कि लगे रहे वक्त के साथ साथ आशियाना स्कैंडल में नैब वक्त गुजरने के साथ साथ इस केस में खुद फंसती जा रही है, जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं उन्होंने जो लिखा था। बहुत से सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि ये केस नैब सही तरह हैंडल नहीं कर पा रही, वीक। एक ये साइड है, एक चेयरमैन नैब क्या कहते हैं, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा वाली जो बात करते हैं कि उनके खिलाफ होता है, वो आपको जरा सुन शहजाद भट्टी साहब का ओपिनियन लेते हैं इसके ऊपर। चेयरमैन नैब क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। नैब के खिलाफ एक जारहाना मजमूम प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया ताकि लोगों में मायूसी फैले। लेकिन जो अनासर इसमें मसरूफ़ हैं, मैं उन्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम इतने मासूम और सादा लोग नहीं हैं कि वो अब अच्छे बुरे और में तमीज़ न कर सकें। अच्छा, अब इस केस से मुतालिक जो सहाफ़ी बयान कर रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि साजिश हो रही है नैब के खिलाफ, ये सीनियर क्रेडिबल लोग हैं, लेकिन शहजाद भट्टी साहब क्या ये प्रोपोगंडा है जो आशियाना केस में हो रहा है, या ये फैक्चुअल पोजीशन है जो बड़े बड़े अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं, हामिद मीर साहब ने लिखा, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी लिख रहे हैं कि ये सब जो है नैब इसमें फेल हो चुकी है, केस नहीं हैंडल कर पा रही सही तरह। ये आपकी नजर में क्या है भट्टी साहब? जो आवाज नहीं आ रही, मैं बिल्कुल शक नहीं कर सकता। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही, फरमाएं। नैब की सिंसेरिटी के ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं है कि वो उसके इन्वेस्टिगेटर, उसकी पूरी जो टीम है वो अपनी पूरी तनदेही से काम कर रही है। ये जरूर है, मैं शुरू से इस चीज का मुखालिफ हूं कि जब आप टाइमलाइन लगा देते हैं ऐसे केसेस के ऊपर जो कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और जिसमें एसेट होते हैं, आप बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन देखिए, कई साल चलती है, लेकिन हमारे यहाँ एसओपी बना दी गई हुई है कि 4 महीने में इंक्वायरी और 4 महीने में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके रेफरेंस को फाइल करना है। जबकि ये बहुत ही इंट्रिकेट केसेस होते हैं, जैसे साहबजादा मुजफ्फर साहब ने कहा है कि इसको बड़ा टाइम लगता है। ये एक प्रोपेगेंडा नैब के अगेंस्ट हर वक्त जाता रहा है। आज तक 20 साल हो गए हैं नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये होता रहता है। जब भी केसेस आ रहे होते हैं अदालत के अंदर, तो ये एक कोशिश की जाती है
लोगों की तरफ से, प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की तरफ से, इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरफ से, कि किसी तरह केस को इफेक्ट किया जा सके या वो जो विटनेसेस आने वाली होती हैं उनको डिमोरलाइज किया जा सके, तो ये नॉर्मली सक्सीड नहीं करता। हाँ, ये जरूर है जब ये इन्फ्लुएंशियल लोगों की बेल हो जाती है तो ये बाहर जाके बैक स्टॉपिंग करने की कोशिश करते हैं, जो मिनी ट्रेल होती है उसमें रुकावटें डालते हैं, जो फ्लो चार्ट बने होते हैं उसको जाके ये बैकअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल नैब ने भी एक बहुत मंजे हुए, इस वक्त उनके पास अब बहुत तजर्बाकार इन्वेस्टिगेटर मौजूद है और वो अपना काम बड़ी तनदही से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रही वादा माफगुआ की बात, तो इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड करता चलूं, नैब का जो मेरा ख्याल है सेक्शन 26 है, मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रहा है, शायद वही है, जिसमें चेयरमैन नैब को ये सवाबदीद दी गई है कि वो अगर कोई आदमी कोई पूरी कंप्लीट पिक्चर देना चाहता है तो उसको वो पार्डन कर सकते हैं। तो जब वो पार्डन कर दिया जाता है और उसको वो मशरूत तौर पर रिलीज कर सकते हैं, तो नॉर्मली बिल्कुल जैसे आप भाई ने ये कहा कि उसकी प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी होती है। वो जेल में रहना उसके लिए ज्यादा मुफीद है जहां बहुत सारे ऐसे अवामिल हों कि उनकी जिंदगी को खतरा हो। ठीक है।